Good afternoon, students. Yesterday we had finished the Coulomb's law. हमने Coulomb's law की बात की थी. हमने Coulomb's law की सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था. मैंने कोई डायरेक्शन की चर्चा नहीं की थी. थोड़ा सा जल्दी से क्या बोलते, हल्का सा नट सेल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, फिर उसके कुछ 2-3 सिंपल से सवाल करके फिर अपन आगे चलेंगे. जब ये पूरा चैप्टर फोर्स का ख़त्म होगा तब अपन एनसीईआरटी के और दूसरे एनसीईआरटी इंटरेस्ट और जो क्वेश्चंस ज़रूरी वो सब मैं कराऊंगा. ठीक है, तो प्लीज़ नाउ पे अटेंशन केयरफुली दैट we had studied force between the two charges. This is Q1, this is Q2. It was given by 9 into 10 to the power of 9 into Q1 Q2 upon R square, या ऐसा कह ले 1/4 pi epsilon naught times Q1 Q2 upon R square. मेरे बेटे, कहीं पर भी मैंने डायरेक्शन की चर्चा नहीं की है. 1% भी डायरेक्शन की मैंने बात नहीं की है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए. अभी हम डायरेक्शन पे जब आएंगे तब आएंगे, वेक्टर लॉ पढ़ाएंगे जब की बात है. अभी मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूँ. ये मैंने आपको पढ़ाया, इससे मैंने आपको सिखाया व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, मैंने ये सिखाया. फिर मैंने आपको इसकी कई बातें सिखाई कि आप व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट एक्चुअली आर द कंडीशंस, कहाँ पर ये इसकी लिमिटेशंस हैं, मैंने वो सिखाई. अब अपन इस पर एक सवाल करते हैं. बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से पहले लिखो, राइट द क्वेश्चन. फोर्स बिटवीन two spherical, similar spherical या identical spherical conductor, force between identical spherical conductor is capital F. Calculate the amount of the charge, which is to be transferred, calculate the amount of the charge which is to be transferred from A to B, which is to be transferred from A to B, so that force between the two spherical conductor is capital F. Calculate the amount of the charge. Force between the two identical spherical conductor is capital F. Calculate the amount of charge. Which is to be transferred from A to B, so that force becomes calculate the amount of charge which is to be transferred from A to B, so that the force becomes 5/9 capital F. 5/9 capital F. अच्छी तरह ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा दिमाग लगाएं. देखो बेटा, ये दो कोई चार्जेस, दो स्फेरिकल बॉडी, ये दो कोई चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस, ये छोटे मान के चलना, डिस्टेंस R, तो इनके बीच फोर्स क्या हुआ? आपने कहा सर 1/4 pi epsilon naught टाइम्स, दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये भी Q, तो आपने कहा दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें से चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे में. मान लो Q चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी A से बॉडी B तक. ध्यान से सुनना, बॉडी A से बॉडी B तक. तो अब बेटा इसमें चार्ज कितना बचा? Q माइनस Q. इसमें चार्ज कितना बचा? Q प्लस, इसमें कितना हो गया? Q प्लस Q. अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो इनके बीच का जो फोर्स हो गया वो 5/9 टाइम्स ऑफ F. फिर से सुनो, here are the two charges which are identical, separated by a distance R. Suppose, तो फोर्स क्या हो गया? ये आ गया बेटा.
अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज ट्रांसफर, इसलिए हमने चार्जेस को दे दिया। मान लो calculate the amount of charge transfer so that the force between the two becomes this much, so that force between the two becomes this much. Are you getting me? मेरी बात समझ में आई तुमको? तो क्या किया जाए? तो अब आप कहते हो सर 5/9 टाइम्स ऑफ f ट्रांसफर किया, तो आप कहते हो 5/9 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू, ध्यान दीजिए, q माइनस q इनटू q प्लस q डिवाइड बाय r स्क्वायर। Am I right? अब 5/9 टर्म्स ऑफ f है, तो हमने कहा 5/9 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स into q square upon r square is equal to 1/4 pi epsilon naught times into q minus q upon q plus q divide by r square, divide by r square। अब आगे चलो, आपने कहा सर ये r square enjoys 1/4 pi epsilon naught times enjoys, तो ये क्या हो गया 5/9 टाइम्स ऑफ q square is equal to, that is coming to be as q square is equal to q square minus q square, see, q square minus q square, a minus b into a plus b, ये सब एंजॉय कर गए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस। अब और आगे चलो, तो आप कहते हो 5/9, या इसको और अच्छा कर देता हूं, q स्क्वेयर इज इक्वल टू q स्क्वेयर माइनस 5/9 टाइम्स ऑफ q स्क्वेयर, तो ये हो गया कितना, q स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, 5/9 टाइम्स ऑफ q स्क्वेयर, 5/9 टाइम्स ऑफ q स्क्वेयर, सो 9 q स्क्वेयर माइनस 5 q स्क्वेयर डिवाइड बाय 9, divide by 9, so q square is equal to 4/9 q square, और q is equal to 2/3 times of q। यानी बेटा अगर आप चाहते हो इन दोनों के बीच कितने चार्ज ट्रांसफर हो जाएं, कितने चार्ज ट्रांसफर, when charge q transfer, when charge q transfer, ठीक है, तो q ट्रांसफर हुआ तो बचा कितना, यहाँ q माइनस q, यहाँ कितना बचा q प्लस q, फोर्स कितना हो गया 5/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो जब ऐसा हो गया तो मैंने उठा करके रख दिया 5/9 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू दिस मच, f की वैल्यू उठा करके मैंने यहाँ से यहाँ रख दी। ध्यान रखना ये कहाँ से आ गया, दिस इज फ्रॉम 1, इट इज फ्रॉम 1 कहाँ है, दिस इज 1, हरी अप, राइट इट। Hurry up. This is the value of q. चलें आगे, जल्दी करो, ये ध्यान से सुनना, दो चार्ज के बीच फोर्स ये था, कितने चार्ज ट्रांसफर करें कि ये फोर्स कितना हो जाए बेटा 5/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, तो 5/9 टाइम्स ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस, कूलम्स लॉ लगा दी मैंने, क्योंकि देखो एक चार्ज हो गया q माइनस q, एक हो गया q प्लस q, उठा करके रख दी, ठीक है। अब आगे चलो, नाउ राइट, लिखो एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग, ये कई जगह पूछा गया, लिखो two charges q1 and q2 placed in any medium having relative permittivity epsilon r1 ,
separated by distance d, separated by distance d. Now both the charges are placed in another medium having relative permittivity epsilon R2, relative permittivity epsilon R2, separated by a distance x, separated by a distance x. If force between the two charges in two medium are equal, find the relation between x and d. Find the relation between x and d. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये जो रिजल्ट इसका आएगा ना बेटा, जो बच्चे दूसरे एग्जाम्स तैयारी कर रहे हो, यू प्लीज गो थ्रू इट, उसको एक बार जरूर देख लेना, उसको जरूर उसको फॉर्मलाइज कर लेना ब्रेन में, उसको रखना। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है, मैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी करूंगा, अभी तो फिलहाल अपन पढ़ें। कह रहा है वो, सपोज देयर आर द टू चार्जेस Q1 and Q2, Q1 and Q2 placed separated by distance d, placed in any medium having relative permittivity epsilon R1। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मान लो इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है बेटा, F1। अब ये कह रहे हैं, मान लो अब वही चार्ज को हमने किसी और मीडियम पे रख दिया, पहले पानी में रखा था, मान लो मैं अल्कोहल में रखा, ये है Q1 Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। इफ F1 is equal to F2, then find the relation between x and d। अब लिखना मत प्लीज, ध्यान से सुनिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड डी। कितनी अच्छी बात है, देखिए तो ये समझाने के पीछे तर्क कितना बढ़िया है। वो तर्क ये दे रहे हैं, वो रीजन ये दे रहे हैं कि एक मीडियम में कुछ है फोर्स, दूसरे मीडियम में कुछ है फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स हम बराबर चाहते हैं तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, व्हाट कुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो लो देखो, अब उनने बोला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन F1, according to given condition F1 is equal to F2। अब F1 क्या होगा, ध्यान से सुनो, F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R1। याद आ रहा है कि नहीं, मैंने क्या सिखाया था, F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन K या एप्सिलॉन R। याद आ रहा हो आपको, मैंने लिखवाया था ना रिलेशन, जब क्या बोलते किसी मीडियम में डाल दो तो F वैक्यूम अपॉन दिस, ये हो गया F वैक्यूम, दैट इज 2 कह देता हूं, F वैक्यूम 2, दिस F वैक्यूम 1 डिवाइड बाय अगेन एप्सिलॉन R2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ध्यान दो, मल्टीप्लाई बाय, मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन एप्सिलॉन R1, ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, समझ गए ना, एप्सिलॉन R2 इंटू Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सीधी सीधी सी कहानी मेरे बेटे। तो ये दोनों एंजॉयस। तो क्या आ गया, अब अगर आप देखो तो ये हो गया क्या, एप्सिलॉन R2
या ऐसा कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r1 अपॉन एप्सिलॉन r2, एक्स स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर is equal to this. So x square is equal to epsilon r1 upon epsilon r2 multiplied by d square. So therefore x is equal to d times of root of epsilon r1 divided by epsilon r2. याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लर्न इट लाइक एनीथिंग, इसको ब्रेन में रख लेना। क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? अलग अलग मीडियम में रख दिए, जाहिर सी बात है फोर्स अलग होंगे, लेकिन हम चाहते हैं दोनों के बीच फोर्स एक रहे, तो दो डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए? व्हाट कुड बी द रिलेशन बिटवीन द टू डिस्टेंसेस? राइट इट। ये याद रखना, ये मैंने कहां से निकाला है, ये कहीं लिख लेना। अभी आप नए नए हैं। एफ वैक्यूम इज इक्वल, सॉरी, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम, नोट्स बनाते रहे, और अपॉन एप्सिलॉन r, दैट व्हाट आई हैड टॉट यू। लिखो जल्दी, हरी आप। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, गो थ्रू इट। बच्चों पढ़ाई करते रहना, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, क्योंकि मैं सदर फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि सदर में लगातार थोड़ा सा हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो नो फैसिलिटीज़, कुछ भी निकलने की कोई चांसेस नहीं है मेरे। इवन आई एम नॉट हैविंग पेन विथ मी सो दैट आई कुड गो प्रॉपरली, इंक भी ख़त्म है मेरे पास, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाता रहूँ, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होता रहे। और बिल्कुल बेफिक्र रहना, जैसे पहला दिन कहा था, विल गो टिल 29th of Feb, 28th of Feb, नो नीड टू गेट वरीड, नो नीड टू गेट वरीड, आई एम देयर फॉर दैट। आप सिक्योर कर लेंगे, बस लिखो मेरे साथ साथ ही, घर में नोट्स बनाते चलो, ये नहीं कि यूट्यूब में है तो ऐसे ये कभी भी कर लेंगे, सब बेकार बातें। चलते चलिए, चलें आगे, चलो आगे चलो। अब लिखो, अभी तक सुन लो मेरी बात ध्यान से, अभी तक मैंने कोई जिक्र डायरेक्शन का नहीं किया है। मैंने बात ही नहीं की फोर्स कहां कहां लगेगा, मैं तो मतलब फोर्स कितना होगा मैंने ये पढ़ाया आपको। आई हैडंट टॉक अबाउट एनी डायरेक्शन। नाउ कम टू कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ इससे बहुत कुछ, इससे न्यूमेरिकल एकदम बढ़ते चले जाएंगे। एकदम से आप कहोगे सर इतने सारे न्यूमेरिकल अब, तो हाँ बेटा अब आपको न्यूमेरिकल बढ़ जाएंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है मेरे बच्चों। लो देखो, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मान लो बेटा ये दो कोई चार्ज है, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस है R, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो मैंने कहा फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, ध्यान देना Q1 ड्यू टू Q2, तो आपने कहा सर तो बहुत गरीब टाइप बात है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपने सीखा है, देखो वही तो मैं लिख दिया। अब मैं बस थोड़े शब्द में हल्का सा थोड़ा सा घुमा रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वही हुआ, मतलब बस लिख दिया मैंने। तो अब अगर मैं ऐसा करूं, अब मेरी इच्छा हो रही है वेक्टर लगा दें, वेक्टर, तो ठीक है लगा दो सर वेक्टर। लास्ट ईयर में बहुत चिल्लाता था कि व्हेनेवर मैग्नीट्यूड बीइंग गिवन टू यू एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए वेक्टर फॉर्म, what is to be done? Sir, multiply by the vector, multiply by the unit vector। देखो तो what is unit vector? So vector divide by its magnitude, और in other word थोड़ा सा गरीब टाइप लिख देता हूं like this। तो आपने कहा a is equal to a into a, देखो तो सर यहां तो आपने वेक्टर लगा दिया, लड्डू दोनों हाथों में चाहिए,
तो यहाँ क्या करें, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ यूनिट वेक्टर r21। फिर से बता दो जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है, यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। व्हाइल मल्टीप्लाइंग दिस इट विल रिमेन 1, बट इट विल गिव यू द डायरेक्शन, it will give you the direction. So sir, R21 is a unit vector like this. Suppose ये दोनों similar charge हैं, तो force acting on 1 due to 2, ये जो 2 है Q2 है, Q1 में जो force लगाएगा it will act along this direction. तो आप कहते हो sir, where R21 unit vector is equal to the unit vector pointing from Q2 to Q1. Unit vector is this. ठीक है, अब और आगे चलो, थोड़ा सा ध्यान दे। देखा, अब मैंने कहा कि मान लो थोड़ी दूसरी बात करें तो सिमिलरली force acting on Q2 due to Q1, तो क्या लिखोगे बेटा, force acting on Q2 due to 1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught times Q1 into Q2 upon R square into R12 unit vector. R12 unit vector, where R12 unit vector is equal to the unit vector pointing from Q, कहाँ से कहाँ पॉइंट करेगा, Q1 to Q2। तो देखो तो बेटा, इस पे फोर्स एक्टिंग ऑन 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू Q1 विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो एक बात बताएं, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैसा दिमाग में मत ले लेना, दिस इज कमिंग टू बी एज R12। तो देखो, चूंकि ये दोनों सिमिलर है, दोनों में पॉजिटिव है, ये दोनों मान लो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया। तो याद रखना, अगर F12 है तो R21, F21 है तो R12, ये ब्रेन में रखने के लिए। तो अब सर ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा लगा, आपने पढ़ा दिया, इससे क्या फायदा मिला, इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सो please pay attention. Force acting on 1 due to 2 is this. Force acting on 2 due to this, force acting on 2 due to 1 is this. अब बेटा फिर से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे फोर्स लगाएगा यानी रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसे अट्रैक्ट करता, तो डायरेक्शन दोनों के चेंज हो जाते। तो क्या नतीजा मिला, फ्रॉम 1 and 2। देखें क्या है, तो आप जानते हो, इसको ऐसा ना लिखूं, इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूं, बट मैंने कहा ना यार, सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है। बट R12 is equal and opposite to R21। अरे यूनिट वेक्टर है, इक्वल कब होंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में आप दे दोगे तो अब आपने लिखा क्या, F12, ध्यान देना, F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught times Q1 Q2 upon R square। in place of R21, ध्यान देना, R21 I will write minus R12। Can I write like this? अरे भाई R21 is equal to minus R12। और अगर तुमको थोड़ा दिक्कत जा रहा है तो और अच्छा कर देता हूँ, जब कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो तो बट तुम जानते हो क्या, R12 is equal to R21 negative R21। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना, तो F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught times Q1 Q2 upon R square। देखो बेटा, in place of R12 I am writing minus R21। Can I write? In place of this R12, चाहो तो लिख सकते हो from 2
फ्रॉम 2। तो क्या हुआ? सो इसका मतलब ये हुआ बेटा F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21। इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर थोड़ा ध्यान दो तो ये हो जाएगा क्या? F21 इज इक्वल टू माइनस F12 होगा कि नहीं होगा? कहाँ से आ गया? लो देखो, फ्रॉम 1 देखो, इन प्लेस ऑफ दिस जो R21 वाला हिस्सा है वहां हमने 1 2 रख दिया। तो इसके क्या नतीजा निकला? आपने क्यों पढ़ाया सर? तो वो तो अलग है, डायरेक्शन निकालने के काम आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या निकली? इंपॉर्टेंट बात ये निकली, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस are equal and opposite. Both are equal but will act in opposite direction. दोनों के दोनों opposite direction में लगेंगे। तो एक बात तो ये निकली, ध्यान से लिखना है, significance of vector form, Coulomb's law in vector form, very important, vector form। ठीक है, तो क्या नतीजा पहला निकला? पहला ये निकला, फोर्सेस आर इक्वल। देखो, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। एक बार न्यूमेरिकल आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 चार्ज, Q1 चार्ज को वैल्यू दी थी 10 कूलम चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन 10 कूलम चार्ज ड्यू टू 5 कूलम चार्ज वाज दिस। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन 10 ड्यू टू 5 कूलम ऑफ चार्ज? तो लिखना तुमको ये नहीं, कैलकुलेट करते रहो। क्या लिखोगे? फोर्स विल बी इक्वल बट विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझाता हूं, पहले से लिखो, राइट इट। ये पॉइंट 2 मैं लिखवाऊंगा, राइट विद राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हरी अप हरे अप, बिल्कुल लिखो, वैसे ही करना है जैसे अपन पढ़ते हैं, वो सब छोड़ो, लिखो बस। हरे अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एस्ट्रिक डाल देना बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखो, forces acting between the two charges are significance of Coulomb's law in vector form। क्या significance है ना? Importance of Coulomb's law in vector form। Number 1, forces acting between the two charges are equal but will act in opposite direction। समझ में आ गया? अगर एक के बीच दूसरे, मान लो ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। और क्यों ना लगाए, थोड़ा दिमाग भी लगा लें अपन, क्यों ना लगाए? देखो भाई, चार्ज चाहे पहला Q1 लिखो चाहे Q2 लिखो, मल्टीप्लीकेशन विल बी द सेम, R इज द सेम। तो ऑब्वियसली जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होंगी। इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर बाय द वे ये दोनों नेगेटिव होते तो ये इस पे क्या, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता, तो क्या होता? ये अट्रैक्ट करता। नेगेटिव क्या करता है? इसे ये अट्रैक्ट करता। दोनों के फोर्स अपोजिट होते। अगर दोनों नेगेटिव होते तो दोनों रिपेल करते, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों रिपेल करते। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि फोर्सेस तो सेम लगेंगे दोनों में, लेकिन डायरेक्शन विल बी अपोजिट। नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, forces between the two charges will be the central force। सर इसका क्या मतलब है?
एक नीचे लाइन डाल के एक लाइन एस्टेरिक डाल के लिखो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल को हाईलाइट करो या लाल पेन से लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, दैट इज the force will act, both the force will act along the line joining between the two charges, इसका क्या मतलब है? लो देखो, इसका मतलब ये है बेटा, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है। अब अगर तुमने बोला दोनों पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, तो ये इस पे लगाएगा कहां? इधर, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ये कहां लगाएगा? इधर, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ये इधर तो गया नहीं, इधर तो गया नहीं। अगर अपन इसको बढ़ाएं तो कहां आ रहा है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, एंड व्हाट दैट पोजीशन कॉल्ड इट एज, इट इज नोन एज अ सेंट्रल फोर्स। दैट पॉइंट इज सेंट्रल। कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बाय द वे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा और अपन चर्चा कर ले। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी दिस, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी दिस। तो कहां जा रहे हैं दोनों? टू सेंटर, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। It always, both the force will act along the line joining the two charges, always like that. तो कहने का मतलब ये है मेरे बेटे कि it will always, that force, electrostatic force is a central force, हमेशा ये central force कहलाएगा। जबकि जानते हो, एक काम करो, ग्रीन पेन से अलग से एस्टेरिक डाल के लिखो, whereas, क्योंकि अपन को सेवेंथ यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है? लिखो एस्टेरिक डाल के, वेयर इज न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, दिस इज द चार्जेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। जब अपन पढ़ेंगे, जब तुम पढ़ो तो ब्रेन में रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स लिख लो। वेयर इज न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, लिख लो चैप्टर 7 और ब्लॉक ऐसा बना दो उसके ऊपर जिससे कि तुम इससे मिंगल नहीं करना उसको, ठीक है। आगे लिखो, राइट Coulomb's law in an electrostatic, Coulomb's law in a position vector form। इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी इसलिए पढ़ा रहा हूं। Coulomb's law in a position vector form, थोड़ा सा ध्यान दो। लास्ट ईयर मैं बोलता था थोड़ा सा मैथ्स पे, इस पे वेक्टर पे ध्यान दो, आप ध्यान कम देते थे, लेकिन अब इसका प्रयोग होगा। और खासकर बायो स्टूडेंट्स जो भी हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ऐसा कोई बहुत टिपिकल नहीं है। लो देखो, बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं। देखो, मान लो ये कोई XY प्लेन, बिल्कुल सिंपल लो, बिल्कुल सिंपल, टिपिकल नहीं बनाना है। हम चाहते हैं जैसा पढ़ते वैसा पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें। बेटा, दो चार्जेस ये रखे हैं। अब तुमने कहा कहां रखे हैं? ये है Q1, इसको मैं भी फिलहाल अलग कर देता हूं। ये है Q1, ये है Q1, ये है Q2। तो तुमने कहा कहां रखे हैं, तो कहां का मतलब व्हाट इज द पोजीशन। तो जब ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे शब्द आ जाए, तो हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो देखो बेटा, ये हो गया, मान लो दिस पोजीशन वेक्टर इज R1। पहले आपको, अच्छा ठीक है, दिस पोजीशन वेक्टर इज R2। ध्यान देना मेरे बेटे, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, बिल्कुल सिंपल। ये कोई लाइन वाइन नहीं जुड़ी इससे। ये मैं कोई, जैसे मैं पूछूं आप दो दोस्त हो, कहाँ हो, तो आप बोलते हो सर वो इधर पर है, मेरा एक दोस्त क्या बोलते सिविल लाइन पर है, दूसरा दोस्त क्या बोलते सिटी में है। तो दोनों के पोजीशन में, तुम्हें डिस्टेंस भी दोनों के बता दिए, तो दोनों की पोजीशन है। कोई हमसे जुड़े उड़े नहीं हो, आप दोनों कहाँ हो।
तो ये दोनों कहाँ हैं? तो एक का पोजीशन वेक्टर r1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, एक का पोजीशन वेक्टर r2 विथ पोजीशन वेक्टर विथ ओरिजिन विथ वेक्टर विथ पोजीशन O, विथ ओरिजिन O। ठीक है, तो एक का r1 वेक्टर, एक का r2। अब मेरे बेटे दोनों के बीच की दूरी जो आपने पढ़ी अभी तक वो हो गई r। अब आप इमेजिन करो, ये Q1 Q2 मैंने क्या बोला, ऐसा, ये है Q1, ये है Q2। ध्यान देना बेटा, दोनों के बीच की दूरी r, यही है ना, इन दोनों पे ध्यान रखना। अब मुझे इस पे मैंने कहा फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है? तुम कहोगे दैट्स वेरी सिंपल, इट इज दिस। पक्का ना? तो हमने बोला फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या लिखोगे बेटा? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा इसे वेक्टर में बदलो जल्दी से, तो तुमने कहा बदल दो, कौन सी बड़ी चीज है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r1। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, ये यूनिट वेक्टर, ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। आ गई बात समझ? नहीं आई तो फिर से समझो। हम चाहते इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जिससे कल जब अपन सवाल लगाए तो मजा आए, कुछ अच्छा सा लगे कि हाँ यार बनता तो है। तो मैंने बोला फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, सर आपने कहा ये F12, ये है R। मैंने कहा इसमें वेक्टर लगा है, क्या करोगे? तुमने कहा यूनिट वेक्टर डाल दो सर, R21। तो F21 F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R। पक्का? इज इट क्लियर? अब और आगे चले अपन। देखो बेटा, मैं एक गेम खेलता हूं, हमारा एम क्या है? इन पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करना। मैंने क्या बोला? कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। सर इससे तो पोजीशन वेक्टर कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसे पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करिए। मैं चाहता हूं टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर कूलम्स लॉ इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स है, अपन करेंगे उस पर भी बात। तो इनमें कन्वर्ट करना R1 R2 में। तो क्या किया जाए? तो मैं एक गेम खेलता हूं। मैं क्या खेलता हूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ध्यान देना, R3, बायो स्टूडेंट्स प्लीज बी वेयर, R21। व्हाट आई हैड डन? आई हैड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय R। सर अब इससे क्या फायदा मिल जाएगा? लो देखो, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, R से। मैं यहाँ लिख देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R। वैसे बनना चाहिए, इतनी सी बात लिखना अच्छी नहीं। अब R21 क्या है? तो लो देखो, मैं कहता हूं फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, एडिशन in a triangle OA, let this be A, this be B। मेरे बेटे ध्यान देना, OAB क्या होगा? OAB, बहुत ध्यान देना, R2 वेक्टर R2 प्लस, देखो अगर मैं अकेला R लिखता हूं, ये R, तो R क्या है? मैग्नीट्यूड। कई बच्चों से बोलो कि वेक्टर लॉ क्या होगा? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन बेटा ये R तो मैग्नीट्यूड है, और अकेला इसको लिखता हूं तो ये यूनिट वेक्टर है, इसकी साइज नहीं मिलेगी, अकेले डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, R21 इज इक्वल टू R1। फिर से समझो इसको, खासकर वो बच्चे समझें जिनका वेक्टर्स थोड़ा सा डगमगाता है, जो थोड़े से उसमें परेशान होते, वो जरूर ध्यान दो। देखो बेटा, मैंने बोला ट्राइंगल लॉ क्या है? तुम कहोगे OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। चलो तुम्हारे लिए और थोड़ा अच्छा सा लिख दूं, तुम बोलोगे क्या? वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA इज इक्वल टू वेक्टर OA। एम आई राइट नाउ? अब तो क्लियर है। देखो OB प्लस BA इज इक्वल टू OA, ऐसे होता है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस,
है ना, दिस इज O, दिस इज B, दिस इज A, तो OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। ठीक है, अब ध्यान देना, तो OB तो सर क्या है R2, बहुत अच्छा लगा। BA क्या है, अब ये परेशान है, कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती बेवकूफ़ी वाली, R लिख देते हैं। अरे R तो मैग्नीट्यूड है मेरे बेटे। कुछ कहते हैं नहीं ये लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, R21 अकेला यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू ही 1 है, उसका कोई साइज तो है नहीं। तो आपको दोनों मिलाना है, क्या, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, BA क्या बन गया ध्यान रखना, दिस इट इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू R1। तो अब क्या चाहिए था मुझे चाहिए है R21 और R। तो आप कहते हो ध्यान देना, आप कहते हो सर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। सो देयरफॉर ध्यान देना, F12 बच्चों ध्यान देना, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ध्यान दीजिए बाद में लिखता हूं, पहले मैं R21 लिख दूं, तो ये हो गया क्या, दैट इज R1 माइनस R2 वेक्टर देखना, ये वेक्टर लगा है, ये वो है ब्रैकेट डिवाइड बाय R3। देखो R3 क्या होगा, अगर मैं इसे हटा दूं R21 तो वेक्टर हटा तो क्या बन जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा ना। तो आपने इसको क्या लिख दिया सर, एंड R इज इक्वल टू, ध्यान दो, R1 माइनस R2 आई हैड रिटन इन मॉड। इसका मतलब ये है मेरे बेटे, जब ये दोनों थे तो दोनों के लिए ये लिखोगे, और जब ये उड़ा दिया वेक्टर हट गया तो क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड बना दिया। तो ये हो गया क्या, R1 माइनस R2 होल क्यूब। Is it clear? So this is F12. Similarly, force acting on 2 due to 1 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, जो पहले वो पहले, तो R2 माइनस R1 होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। तो मेरे बेटे ध्यान दो, इस पर अच्छी तरह काम करो। तुम्हें यहाँ पे क्या रिसोर्सेज दिए गए थे, यूनिट पोजीशन वेक्टर में हमने कन्वर्ट कर लिया, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान रखना 1 पे लगेगा तो 1, क्योंकि क्या होता वहां जाके प्रूफ करना तो बैठोगे नहीं, तो दिमाग में रहे क्या करना है, तो 1 यानी 1, ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म में, नीचे वाला मैग्नीट्यूड फॉर्म में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। R21 चाहिए था हमको, मैंने कुछ नहीं किया, पहले वो जो आपने निकाला था वो निकाल दिया, मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये लिख दिया। अब R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड कर दो। अब हमें हमारा प्रॉब्लम ये कैसे जुगत बनानी है, कैसे निकाला जाए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ट्राइंगल लॉ लगा दूंगा। ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा तो मुझे ये लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 लिख दिया इसकी जगह। सर अब अकेला R चाहिए, इस पे तो वेक्टर लगा नहीं है। तो जब कभी भी मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा R में, तो ये तुम हटाओगे, तो ये हटाने पर ये क्या बन गया, मॉड। तो मेरे बेटे दिस इज इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अगर अच्छी तरह इसको समझोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। अब लिखो, राइट इट। आज इतनी काफ़ी है, फिर अपन इसकी बात आगे करेंगे, और आगे हम बात करेंगे कल। बस ये लगभग ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और बचा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और थोड़ा सा अगर बात करूँगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो 5-5 मिनट के, फिर उसका सीधे न्यूमेरिकल, फिर अपन 4-5 दिन न्यूमेरिकल। मैं कल परसों में आपको NCERT के पूरी वो भेजूंगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जिन्होंने मुझे मेरे बैच उसको ज्वाइन किया हुआ है, ग्रुप को मैं ग्रुप में डालूंगा, तो मैं PDF भेज दूंगा NCERT क्वेश्चंस की, और फिर मैं बता दूंगा फोर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक लगवाऊंगा। सभी चैप्टर से अपन एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो हैव अ नाइस टाइम, सी यू नेक्स्ट। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, ध्यान रखो अपना।